Hi, my hardworking med students. Today we are going to talk about another topic, meningitis. We'll discuss about its pharmacology, important mechanism of action, its symptoms. So let's begin this. So in today's video, we will discuss about the introduction, causes and types of meningitis, its symptoms, pathophysiology, drugs, and mechanism of action. मेनिनजाइटिस एक इन्फ्लेमेशन होती है। मेनिनजाइटिस को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर मेनिंजेस। मेनिंजेस एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट शॉक, कोई भी मैकेनिकल इंजरी। अगर इन मेनिंजेस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस बीमारी को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। ये किस तरह से हो सकती है? कोई इन्फेक्शन की वजह से, ईदर इट्स वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। मेनिंजेस की 3 टाइप्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर। ड्यूरा मैटर जो है वो आउटर लेयर होती है, ये टफ और स्ट्रॉन्ग लेयर होती है। इसका काम होता है ब्रेन को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करना, इसलिए हम इसको टफ मदर भी कहते हैं। सेकंड हमारे पास है एरेक्नोइड मैटर, जो कि ड्यूरा मैटर एंड पिया मैटर के मिडल में होती है। ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका नाम एरेक्नोइड रखा गया है, जिसका मतलब है स्पाइडर वेब। ठीक है, इस लेयर के नीचे सब एरेक्नोइड स्पेस होता है, जहाँ पर CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो ब्रेन को शॉक से बचाता है। थर्ड लेयर इज पिया मैटर विच इज़ द इनर लेयर, जो कि बहुत ज़्यादा थिन और डेलिकेट होती है, जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होती है। इसका काम होता है ब्लड वेजल्स कैरी करना, जो ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। Now we will talk about who is most vulnerable to meningitis and why. Let's break it down age-wise and condition-wise. इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है, बिकॉज देयर इम्यून सिस्टम इज स्टिल डेवलपिंग, इट्स वीक एंड इमेच्योर। स्पेशली अगर हम इन दिस एज ग्रुप की बात करें तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ज़्यादा कॉमन होता है इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन में, क्योंकि ये इजीली स्प्रेड हो सकता है। इसी वजह से कहा जाता है कि बच्चों की वैक्सीनेशन लाइक HIV वैक्सीन या न्यूमोकोकल वैक्सीन अर्ली चाइल्डहुड में बिल्कुल टाइम से करनी चाहिए। अब बात करते हैं टीनेजर और यंग अडल्ट्स की ऑफ 15 to 24 एज। ये एज ग्रुप भी हायर रिस्क पर होता है, स्पेशली वो लोग जो कि क्राउडेड प्लेसेस में रह रहे होते हैं, जैसे कि हॉस्टल, कॉलेज, मिलिट्री कैंप्स वगैरह। यहाँ पर ये जो होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होता है, जो कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है। अगर आप कफिंग, स्नीजिंग या फिर अफेक्टेड इंडिविजुअल ने जो यूटेंसिल्स यूज़ करे हैं उसके कांटेक्ट में आ जाएं तो ये मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस आपको भी अफेक्ट कर सकता है। देन हमारे पास आते हैं एल्डरली पेशेंट्स, जिनके इम्यून रिस्पॉन्स वीक होता है, तो ये हायर रिस्क पर होता है न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस के, और सम टाइम वायरल मेनिंजाइटिस भी इनको हो सकता है। एल्डरली इंडिविजुअल्स जो होते हैं, इसलिए हमें इनको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए अगर उनको फीवर या कन्फ्यूजन या नेक स्टिफनेस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो। देन हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स आते हैं, जिनके इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, एज यू नो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स, कैंसर, डायबिटीज़, इसके अंदर ये सब इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, तो ये हाई रिस्क पर होते हैं। और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो हम एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट यूज़ करते हैं या लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स का यूज़ होता है, तो इसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस का रिस्क बढ़ता है। और ऐसे इंडिविजुअल्स में मोस्ट कॉमनली फंगल मेनिंजाइटिस हो सकता है, जो कि रेयर है लेकिन सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस। फर्स्ट, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जो कि काफ़ी सीवियर होता है, और इसके अंदर जो बैक्टीरिया जो ये कॉज करवाते हैं, इनके नेम्स स्क्रीन पर गिवन है: स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, नेज़ीरिया मेनिंजिटाइटिस एंड हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा। अगर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की बात करें तो ये ज़्यादातर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन में होता है।
इसे न्यूमोकॉकस भी कहते हैं। ये ना सिर्फ मेनिंजाइटिस का सबब होता है बल्कि नमूनिया यानी कि लंग इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन और साइनस इन्फेक्शन भी करवाता है। ये बैक्टीरिया नोज़ और थ्रोट में रहता है और जब पेशेंट का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो ये ब्लड के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचता है और वहाँ मेनिंजाइटिस कॉज करवाता है। इसके लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन विच इज़ PCV13 और PCV23। कॉमन जो सिम्टम्स देखे गए हैं वो अचानक से हाई फीवर, सीवियर हेडेक होता है, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया और हैंड्स एंड फीट कोल्ड हो जाता है। वो है नज़ीरिया मेनिंजिटाइटिस। ये मेनिंजोकोकस भी कहते हैं इसे हम। और मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि क्राउडेड प्लेसेस के कांटेक्ट में आने से अफेक्टेड इंडिविजुअल अगर स्नीजिंग, कफिंग या उसके यूटेंसिल्स यूज़ कर लें तो उससे हो सकता है। और ये ब्लड इन्फेक्शन करवाता है। और इसके लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है वो है मेनिंजोकोकल वैक्सीन। और ये टाइप जो होती है मेनिंजोकोकस मीन्स नेज़ीरिया मेनिंजिटाइटिस कॉज मेनिंजोकोकस एंड इट्स यूजुअली सीन इन टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। अच्छा, एक वक्त था जब ये वाला मेनिंजाइटिस जो था वो बहुत कॉमन कॉज था, स्पेशली छोटे बच्चों के अंदर। लेकिन अब HIV वैक्सीन की वजह से इसका रेशो बहुत कम होता जा रहा है। ठीक है, ये एयर इन्फेक्शन, नमूनिया, थ्रोट इन्फेक्शन भी कर सकता है। ज़्यादातर चिल्ड्रंस अंडर 5 इयर्स इनमें ये पाया जाता है। इसके लिए जो वैक्सीन है वो है HIV वैक्सीन, जो कि हम 3 डोजेस देते हैं इन्फेंट्स को। नेक्स्ट हम आते हैं वायरल मेनिंजाइटिस पे। वायरल मेनिंजाइटिस भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर जो कि मेनिंजेस होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन करवाता है। लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से कम सीवियर होता है और ज़्यादातर लोग बिना कॉम्प्लिकेशन के रिकवर हो जाते हैं। ठीक, कॉमन वायरसेस की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं इंटेरो वायरस, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस, मम्प्स वायरस एंड HIV। अगर हर्प सिम्प्लेक्स वायरस की बात करें जो कि हर्प्स के पेशेंट होते हैं उनमें HSV वायरल मेनिंजाइटिस का कॉज बन सकता है। ठीक, इसके अलावा मम्प्स वायरस, अगर किसी ने मम्प्स वैक्सीन नहीं लगवाई तो ये वायरस मेनिंजाइटिस करवा सकता है। HIV के अंदर अर्ली स्टेजेस होते हैं HIV इन्फेक्शन में जहाँ पर वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है। इसके सिम्टम्स भी वही हैं, हेडेक, फीवर, माइल्ड नेक स्टिफनेस, बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, नोज़िया, सॉर थ्रोट एंड रिकवरी यूजुअली 7 to 10 डेज में हो जाती है। अच्छा, फंगल मेनिंजाइटिस जो होता है ये एक रेयर कंडीशन है लेकिन ये डेंजरस इन्फेक्शन है। उन लोगों में होता है जिनकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जैसे HIV, कैंसर पेशेंट्स या पेशेंट्स विच आर ऑन स्टेरॉइड्स। अच्छा, फंगल मेनिंजाइटिस जो होता है कॉमनली आपने पढ़ा होगा कैंडिडा स्पीशीज, हिस्टोप्लाज्मा एंड क्रिप्टोकोकस, जो कि एक बहुत ही कॉमन फंगस है जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करवाता है। इसमें भी सर दर्द, फीवर, नेक स्टिफनेस ऐसे सिम्टम्स आते हैं। और इसके डायग्नोसिस के लिए स्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट होता है और ट्रीटमेंट के अंदर पावरफुल एंटी फंगल एजेंट्स दिए जाते हैं जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस भी रेयर होता है। कॉमन स्पीशीज़ जो ये कॉज करवाती हैं विच इंक्लूड्स नाइग्लेरिया फॉलेरी जो कि ब्रेन ईटिंग एमीबा है। ये एक फ्री लिविंग एमीबा है जो कि वार्म या फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जैसे कि लेक्स, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर। ये नोज़ के जो है थ्रू एंटर होता है जब आप ऐसी जगहों पर स्विमिंग या वो कर रहे होते हैं, तो ये डायरेक्टली ट्रैवल करता है ब्रेन में। अब इसके सिम्टम्स क्या-क्या आते हैं? सडन हाई फीवर, सीवियर हेडेक, nausea, vomiting, neck stiffness and brain swelling. So now we will discuss about pathophysiology of meningitis. meningitis में पैथोजन की एंट्री कैसे होती है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। पैथोजन मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर पैरासाइट जो कि आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं थ्रू नोज़ या फिर थ्रोट। फ्रॉम देयर ये स्प्रेड होंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंड पहुंचेंगे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, अब जब ये ब्रेन में जाएंगे तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? एक लेयर है जो कि हार्मफुल सब्सटेंस को ब्रेन तक पहुंचाने में प्रिवेंट करती है। लेकिन जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेंगे तो ये
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जाएंगे और वहाँ जाके ये पैथोजन रैपिडली मल्टीप्लाई होंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा और आपके मेनिंजेस के अराउंड इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, जब मेनिंजेस के अराउंड इन्फ्लेमेशन होगी तो फिर ब्रेन की स्वेलिंग भी होगी जो कि एडिमा कॉज करेगा, और इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग की वजह से सीएसएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से स्कल के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ब्रेन टिश्यूज़ को डैमेज करेगा। अच्छा, इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं डैमेज की वजह से, जैसे कि हेडेक, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो फिर परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। सो मैंने यहाँ पर बिल्कुल एरो वाइज लिखा है कि पहले इन्फेक्शन होगा, देन इट विल क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, फिर इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में साइटोकाइंस रिलीज होंगे, फिर एडिमा होगा, एडिमा की वजह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा विच इंक्रीजेस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे।